audio jungle.
नेक्स्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है आसियान एक क्षेत्रीय महाशक्ति या लुप्त होती ताकत। ये एक प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आसियान, अब इस आसियान में हमें ये देखना है कि ये एक क्षेत्रीय महाशक्ति के तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन उठ रहा है या इसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। तो इसमें हमने एक टाइटल जोड़ दिया, क्षेत्रीय महाशक्ति या लुप्त होती ताकत। अब इस प्रश्न के तौर पर ही अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं। क्या आसियान एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के तौर पर आगे बढ़ रहा है या आसियान का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए आपको अभी हाल ही में प्रसंग आधारित है, मतलब कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, तो एक प्रसंग बनाएंगे हम यहां पर, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा कि 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 10 अक्टूबर 2024 को, और वहां पर बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। वियंतियाने में यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो एक प्रसंग के तौर पर हम भारत आसियान शिखर सम्मेलन 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ। अब यहां पर हमें जानना होगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि यही शिखर सम्मेलन इस बात को इंडिकेट करेगा कि आसियान प्रभावी हो रहा है या आसियान कमजोर पड़ रहा है। इसके बाद फिर हम देख लेंगे कि भारत के लिए आसियान का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरे नंबर पर हम देख लेंगे कि आसियान जो भी एशिया के अदर एक्टिव क्षेत्रीय संगठन हैं, उनके संबंध में आसियान को कौन सी चुनौतियों का या उनसे किस तरीके से सहयोग प्राप्त हो रहा है। मतलब तीसरा पार्ट आसियान बनाम अन्य प्रभावी क्षेत्रीय संगठन, यह होगा। और फिर हम देख लेंगे कि आसियान के समक्ष चुनौतियां क्या हो रही हैं, विशेषकर भारत आसियान संबंधों को लेकर के। भारत आसियान संबंधों को लेकर चुनौतियां क्या है, और फिर हम कुछ सुझाव प्रस्तुत कर लेंगे। तो इस तरीके से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आसियान के बारे में हमें जानकारी हो जाएगी कि आसियान आखिर किस स्तर पर आगे बढ़ रहा है। मतलब इतनी चीजें जानने के बाद हम ये चर्चा कर सकते हैं कि आसियान की ताकत बढ़ रही है या आसियान कमजोर हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहली बात कॉन्टेक्स्ट के बारे में जाने कि अभी 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये 10 अक्टूबर 2024 को हुआ, और इस सम्मेलन में भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति के 1 दशक पूरे होने का स्थिति का सेलिब्रेशन भी किया है, क्योंकि हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी वर्ष 2014 में बनाई थी और यह है 2024।
तो आपको याद हो कि सबसे पहला इस सम्मेलन का इंपॉर्टेंस तो ये हो जाता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी जो हमने 1990 के दशक में या 1992 में हमने मेकांग गंगा प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको इनॉग्रेट किया था। 1992 से चलते चलते ये फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई 2014 में, और यही 2014 से आज अक्टूबर 2024 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। क्लियर? अब यहां पर चेंज क्या क्या आया भारत और आसियान के साथ रिलेशंस को, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब लुक ईस्ट पॉलिसी थी तो हमारा कोऑपरेशन आर्थिक दृष्टिकोण से था। हमने ये टारगेट किया था कि आसियान देशों के साथ में हमें अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है, और आर्थिक स्थिति से बढ़ते बढ़ते हम आगे चलते गए। रिजल्ट ये हुआ कि हम एक समय पर यहां आकर के 2009 में हमने एफटीए कर लिया आसियान के साथ। अब एफटीए जब हो गया तो इसका मतलब है वस्तुगत क्षेत्र में हमारे रिलेशन बहुत मजबूत हो गए आसियान के साथ। आगे चलकर के यही एफटीए में 2014 में हमने सेवा क्षेत्र को भी जोड़ दिया। 2009 में जब एफटीए किया तो यहां पर वस्तु व्यापार मात्र शामिल था। 2014 में इस एफटीए में सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया, तो यह और ज्यादा व्यापक हो गया। अब आज आप ये देखिए कि इस समय 2014 के बाद से जो हमारा और आसियान के बीच में रिलेशन है वो 4C+S पर बेस्ड है। 4C का मतलब यहां पर यह है कि एक तो कॉमर्स जो हम पहले से लेकर के चले आ रहे हैं, इसके बाद कनेक्टिविटी यहां पर है, कनेक्टिविटी के बाद आपका कल्चर है, कल्चर के बाद आपका कैपेसिटी बिल्डिंग है। बिल्डिंग और एस मतलब अब हम सुरक्षा के क्षेत्र में भी आसियान को ध्यान में रख रहे हैं। वर्ष 2018 में जब शांग्रीला डायलॉग हुआ था, शांग्रीला, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आसियान को केंद्र में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाएगा या सुरक्षा संस्कृति का निर्धारण होगा। तो यहां देखो आप कि इन 10 वर्षों में हमने 2014 से लेकर के और आज तक इन सभी क्षेत्रों पर काम किया। अब अक्टूबर 2024 को ये जो 10 साल में की गई गतिविधियां हैं, अर्थात कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कल्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और सिक्योरिटी के क्षेत्र में, उन सभी की समीक्षा करने का। तो जब 2024 में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तो 10 सूत्रीय कार्यक्रमों की आयोजना की घोषणा की गई, जिसमें यह कहा गया कि वर्ष 2025 को भारत आसियान पर्यटन वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। अब पर्यटन वर्ष के तौर पर मनाने का मतलब है कि हम कल्चर और कनेक्टिविटी को एम्फेसिस करेंगे, मजबूत करेंगे। तो एक इस जो 10 वर्ष में ये समीक्षा यहां पर की है हमने, या समीक्षा करने का निर्णय किया है, यहां पर 10 बिंदु योजना निर्धारित किया है। अब इस 10 बिंदु 10 पॉइंट्स प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में कल्चर है, पर्यटन वर्ष के तौर पर बनाना है, एक्ट ईस्ट नीति के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न हमें मनाना है। अब जब आप उस नीति के जश्न के तौर पर देखेंगे तो ये सारे के सारे सेगमेंट आपके प्रभावी होंगे या नहीं होंगे, एक निर्णय ये हुआ। इसके बाद डिजिटलाइजेशन को भी हमें बढ़ाना है,
डिजिटल क्षेत्र को इस योजना के तहत महत्वपूर्ण स्थिति बनाई गई है। डिजिटल समाधानों के माध्यम से आसियान और भारत में भुगतान प्रणालियों को शुरू करने का प्रावधान किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम यूपीआई पर विचार करना चाहते हैं और आसियान के साथ यूपीआई एग्रीमेंट को आगे लेकर के आना चाहते हैं। आधार और एकीकृत भुगतान जो हमारा यूपीआई सिस्टम है, उसमें जिस तकनीकी का या जिस प्लानिंग का हम प्रयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आसियान भी उस तकनीकी का उस तरीके से काम करे ताकि आधार और यूपीआई इंटीग्रेशन हो सके। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप भी डेवलप कर सकें, ये काम किया गया। एक हमने कार्य योजना तैयार की है। वर्ष 2026 से लेकर के 2030 तक के लिए भारत और आसियान एक कार्य योजना का निर्धारण करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी के क्षेत्र में अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक पर आसियान आउटलुक जारी करने का प्रावधान किया गया। मतलब तमाम तरीके के ऐसे निर्णय निकाले गए हैं जहां पर इन सभी पांचों क्षेत्रों पर और अधिक सक्रिय होने के लिए हम काम करेंगे। क्लियर? तो अब ये आसियान शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया 21वां, इसने इस बात को इंडिकेट किया कि भारत आसियान को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है और आसियान भी भारत को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है। इन सभी की गई वार्ताओं का अगर निचोड़ निकाला जाए तो भारत और आसियान न केवल इन 5 क्षेत्रों पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि भारत और आसियान डिजिटल कनेक्टिविटी को भी लेना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक सुरक्षा की केंद्रीय स्थिति को भी लेकर के आना चाहते हैं। तमाम तरीके से हम इस संबंधों को और ज्यादा व्यापकता प्रदान कर रहे हैं। मतलब जहां 1992 में आपने केवल इकोनॉमिक सेक्टर में भारत आसियान संबंधों को देखा था, वहीं 2014 में आपने 4C के आधार पर भारत आसियान संबंधों को देखा। 2018 में आपने सिक्योरिटी को भी उसमें शामिल कर लिया। अब हम चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनके संबंध में भी भारत और आसियान के साथ में संबंधों को, भारत और आसियान के बीच रिलेशंस को डेवलप किया जाए। तो ये काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए आसियान का इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों भारत इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है आसियान को? क्या जरूरत है? ये प्रश्न आता है। यहां अगर हम देखें कि इतनी सारी बातें हमने की और हमने अपने संबंधों को व्यापक बनाने का निर्णय लिया, तो प्रश्न उत्पन्न होता है क्यों? आसियान में ऐसा क्या रखा है जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो ये है कि चीन के प्रभाव को संतुलित करना है अगर हमें, तो आसियान जरूरी है या नहीं? चीन का प्रभाव आसियान क्षेत्रों में भी बहुत है। अब चीन ने उन क्षेत्रों में जो भी प्रभाव स्थापित किया है, वो प्रभाव सकारात्मक और सहयोगात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चीन और आसियान के बहुत सारे देशों के बीच में समुद्री विवाद हैं। चाहे आप वियतनाम को देख लीजिए, चाहे आप फिलीपींस को देख लीजिए, इन सब देशों में दक्षिण चीन सागर को लेकर के विवाद है और चीन इन आसियान देशों के ऊपर अपना आधिपत्य कायम करना चाहता है। राइट? दूसरी बात, लेकिन आसियान देश सीधे सीधे चीन से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, शत्रुता नहीं। अब क्योंकि आसियान छोटे छोटे देश हैं, एक छोटा संगठन है, चीन जैसी महाशक्ति के साथ वो सामना तो नहीं करना चाहेंगे, तो स्पष्ट तौर पर वो शत्रुता भी नहीं चाहते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एक ऐसा बैलेंसिंग बने, ऐसा एक संतुलन स्थिति बनाई जाए ताकि चीन डोमिनेंस ना कर पाए हमारे ऊपर। अब वो संतुलन स्थिति को अगर बनाना है तो भारत उनके लिए एक अवसर है। और भारत के लिए क्या स्थिति है? भारत दक्षिण चीन सागर में चीन को संतुलित कर सकता है, और चूंकि चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंडियन ओशन की तरफ भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब यह निकलता है कि चीन को संतुलित करने के लिए आसियान हमारी जरूरत है। और ठीक वैसे ही चीन को संतुलित करने के लिए आसियान के लिए भी भारत जरूरी है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंस हम देखते हैं व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से। व्यापार और
निवेश की दृष्टि से यहां पर भी दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। 2021-22 में अगर देखें तो भारत और आसियान के बीच व्यापार लगभग $110 बिलियन का था और आसियान देश भारतीय निवेश के लिए एक अच्छा गंतव्य के तौर पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ता ही चला जा रहा है। वर्ष 2009 के बाद जब से हमने एफटीए किया और या 2014 के बाद से जब हमने सेवा क्षेत्र को भी एफटीए में शामिल करके एटा बना लिया, तब से धीरे धीरे हमारे देश का व्यापार आसियान के साथ में बढ़ता चला जा रहा है। तो व्यापार और निवेश की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरा हिंद प्रशांत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अब यहां ध्यान रखना है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि आसियान का भारत के लिए और भारत का आसियान के लिए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और भारत ने कई बार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये परिचय दिया है कि दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे, भारत और आसियान, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षात्मक, राजनीतिक सभी प्रकार का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आसियान भी चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला, स्वतंत्र और समावेशी बनाया जाए। भारत ने भी अभी 2024 में भी ये घोषणा करी थी कि भारत चाहता है कि इंडो पैसिफिक स्वतंत्र, खुला, समृद्ध और समावेशी हो। मतलब खुला, सबका वहां पर प्रवेश हो सके, स्वतंत्र हो, किसी का कोई नियंत्रण ना हो सके, समृद्ध हो और समावेशी हो। तो दोनों की नीतियां मिलती जुलती हैं। अब जब दोनों की नीतियां मिलेंगी तो हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा हो, चाहे उसका डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चरल डेवलपमेंट, सभी में एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। तीसरी बात है कि ये पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र, स्पेशली आसियान क्षेत्रों में स्ट्रेट बहुत सारे हैं, बहुत सारी जल संधियां हैं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में पायरेसी बहुत होती है, आतंकवाद बढ़ता है, तस्करी बढ़ता है। तो तमाम तरीके के अगर आप आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, आपराधिक गतिविधियों का नियंत्रण, तो दोनों को सहयोग की आवश्यकता है। अब ये आपराधिक गतिविधियां क्या हो रही हैं? आतंकवाद तो है ही, संगठित अपराध के हर डायमेंशन है, चाहे आप तस्करी देख लो, चाहे आप पायरेसी देख लो, चाहे आप समुद्री संपदाओं का अवैध दोहन देख लीजिए, इलीगल इर्रेगुलर फिशिंग हो रही है वो आप देख लीजिए, समुद्री क्षेत्र पर अवैध कब्जा करने का चीन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है वो है। तो इन सब के लिए भी हमें काम करना है। इसके बाद कनेक्टिविटी की दृष्टिकोण से भी ये दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है। अब भारत म्यांमार मैत्री राजमार्ग, जो आईएमटी कहते हैं हम, थाईलैंड तक जाता है। इसको हम और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहें अगर, तो म्यांमार और थाईलैंड तो आसियान के देश हैं ही, इस राजमार्ग के माध्यम से हम आसियान के अन्य देशों तक पहुंच सकते हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, उसको भी हम आसियान के सहयोग से ही तो आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो हमारी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आसियान के नेतृत्व की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जहां पर आसियान का होल्ड है। उन व्यवस्थाओं में अगर भारत पार्टिसिपेशन चाहता है, भागीदारी चाहता है, या उन व्यवस्थाओं का सहयोग चाहता है, तो भी भारत के लिए आसियान महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन। अब पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में आसियान देश प्रभावी हैं। भारत अगर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखना चाहता है तो आसियान का सहयोग चाहिए। एआरएफ है, आसियान क्षेत्रीय मंच है, वहां पर भी हमें काम करिए। तो आसियान के नेतृत्व की अनेक व्यवस्थाएं हैं, या आसियान केंद्रित
व्यवस्थाओं में भागीदारी के लिए। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन कारणों से भारत के लिए आसियान का और आसियान के लिए भारत का महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है कि आसियान चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और बहुत सारे लोगों की नजरें हैं वहां पर आसियान में, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सक्रिय हो रहे हैं। तो एक टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके इस उत्तर को कि क्षेत्रीय महाशक्ति के तौर पर लुप्त हो रहा है या ताकतवर हो रहा है। तो आसियान बनाम अन्य क्षेत्रीय संगठन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को हमें देखना है। आसियान वर्सेस अन्य क्षेत्रीय संगठन। अब आप देखो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हैं जो आसियान को केंद्र में रख करके अपनी रणनीतियां बनाते हैं। उनमें से क्वाड और ऑकस ये क्षेत्रीय संगठन आए। तो एक तो क्वाड और एक ऑकस, दूसरा आप बिम्स्टेक को देख लीजिए, बिम्स्टेक। तीसरा आप सार्क को देख लीजिए। ये ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं जहां भारत भी है और आसियान के क्षेत्र भी हैं। अब ये क्षेत्रीय संगठन या तो आसियान को मजबूत करेंगे या आसियान को कमजोर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये क्षेत्रीय संगठन आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके आसियान के साथ सहयोग स्थापित करते हैं तो आसियान मजबूत होगा। लेकिन अगर ये क्षेत्रीय संगठन अपनी ताकत को बढ़ाते हैं और आसियान की रणनीतियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आसियान को कमजोर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रीय संगठनों में अगर आप देखें बड़े शक्तिशाली देश शामिल हैं। जैसे आप क्वाड को देखिए तो क्वाड में 4 देश हैं, जिसमें यूएसए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जापान और भारत। अब ये चारों के चारों देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी सैन्य क्षमता आसियान के कलेक्टिवली सभी दृष्टिकोणों से ऊपर है। अगर अकेले अब यूएस एक बहुत ताकतवर देश है, जापान की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया और भारत की अर्थव्यवस्था है, सैन्य क्षमता सब किसकी बजाय ज्यादा है। तो अगर ये क्वाड मान लीजिए ये करना शुरू कर देता है कि हम इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को अपने आधार पर डिजाइन करेंगे, आसियान उसी के अंतर्गत काम करेगा, तो आसियान की ताकत कमजोर हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? दूसरी तरफ आप ऑकस को देख लीजिए जहां पर 3 देश हैं, एक ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, एक यूके और एक यूएस। ये 3 देश, ये तीनों देश रिलेटिवली आसियान की अपेक्षा ताकतवर हैं। अब ध्यान रखना है कि ये अगर दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन नीतियों का निर्धारण अपने राष्ट्रों, संबद्ध राष्ट्रों को केंद्र में रख करके करते हैं तो आसियान की ताकत कमजोर हो जाएगी। लेकिन जब ये तीनों के तीन दोनों संगठन आसियान को केंद्र में रख करके काम करते हैं और आसियान की नीतियों के अनुकूल रखते हैं तो आसियान की ताकत बढ़ेगी। उदाहरण के लिए जैसे अब यहां पर हम रख लेते हैं आसियान को। आसियान की रणनीति में यह है कि आसियान संघर्ष नहीं चाहता किसी के साथ भी, नो कॉन्फ्लिक्ट। आसियान तटस्थ भी है और राजनीतिक सक्रिय भी है, जैसा कि गुट निरपेक्षता का नेचर है। तो सक्रियता के साथ तटस्थता चाहता है।
अब यहां देखो, सक्रियता मतलब अपने हितों को पोषित करने के लिए वो एक्टिव है, लेकिन जब कभी चीन, यूएस या इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो कहता है साहब नहीं, हम इस बीच में नहीं पड़ना चाहते और हमें आप इससे अलग रखिए। तीसरी उसकी नीति है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र को, हिंद प्रशांत क्षेत्र को खुला, समावेशी, स्वतंत्र बनाए रखना चाहता है, समृद्ध। उसकी रणनीति होगी कि इंडो पैसिफिक मजबूत हो। वो चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी भी एक राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। मतलब वो प्रभुत्व या इंडो पैसिफिक में प्रभुत्व का विरोधी है। इंडो पैसिफिक में प्रभुत्व नहीं चाहता। अब मैच करो आप इनसे। पहले हम ले लेते हैं क्वाड। क्वाड जब पैदा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा दिखाई दिया कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को संतुलित करना चाहता है, करना इसका उद्देश्य आया। अब अगर चीन को संतुलित करने के लिए क्वाड पैदा हुआ है तो आसियान क्वाड का समर्थन करना चाहेगा? नहीं। क्यों? यहां देखो आप, चीन कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, नो कॉन्फ्लिक्ट, वो तटस्थ रहना चाहता है। तो अगर क्वाड कहता है कि हमें तो चीन को संतुलित करना है, हम सैनिक दृष्टिकोण से ये रणनीतियां बनाएंगे कि चीन को हम काउंटर कर सकें, तो आसियान के मंसूबे फिल नहीं होंगे। नहीं, प्रभुत्व भी नहीं चाहता है ना, लेकिन वो सैन्य दृष्टिकोण से संघर्ष भी नहीं चाहता, तटस्थ रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप चीन को टारगेट करते हुए कोई रणनीतियां बनाए। क्वाड ने शुरुआती दौर पर यह रणनीति अपनाई, लेकिन इसके बाद क्वाड को इस रणनीति को बदलना पड़ा। वर्ष 2018 के बाद से भारत की पहल पर क्वाड एक सैन्य संगठन नहीं है, इस बात को इंडिकेट किया गया। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास, स्वतंत्र, खुला, समावेशिता और समृद्धि के लिए बनाए। अब मैच कर गया या नहीं कर गया? ऐसी स्थिति में क्वाड आफ्टर 2018 आसियान के पावर को बढ़ाएगा। बिफोर 2018 क्वाड आसियान की ताकत को कमजोर करता था। मतलब समझ में आ गई बात? तो ये जो 2018 सांग्रीला डायलॉग है ना, 2018, इससे पहले ये आसियान की ताकत को कमजोर करता था, और इसके बाद क्योंकि क्वाड ने अपनी रणनीति को अब ये ना मान करके क्या कर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध बनाए रखना चाहते हैं, तो ताकत आसियान की बढ़ेगी क्वाड के माध्यम से। एक बात। दूसरी बात, क्वाड के देश चाहते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र हिंद प्रशांत कहलाए। जैसे कि यूएस ने अपनी विंग का नाम बदल करके एशिया पैसिफिक के स्थान पर इंडो पैसिफिक कर दिया, आसियान के देश भी ये चाहते हैं। इंडोनेशिया ने स्पष्ट किया कि वी वांट इंडो पैसिफिक, जबकि चीन क्या कहता है? एशिया पैसिफिक। यहां पर वो क्वाड के साथ आएगा। क्वाड भी क्या चाहता है? इंडो पैसिफिक। इंडोनेशिया और आसियान भी क्या चाहता है? इंडो पैसिफिक। चाइना क्या चाहता है? एशिया पैसिफिक। चाइना का विरोध करेगा। लेकिन क्वाड ऐसी स्थिति में आसियान की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? ठीक। अब बात आती है कि क्वाड अगर ताकतवर होता है सैनिक दृष्टिकोण से, भले ही आसियान कहे कि हम सैन्य संघर्ष नहीं चाहते हैं, लेकिन क्वाड ही एक ऐसा संगठन है जो चीन के डोमिनेंस से फिलीपींस या अन्य आसियान देशों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
तो कुल मिलाकर के एक शब्द में कह सकते हैं कि क्वाड की सुदृढ़ता आसियान को मजबूत करेगी, करेगी ना। अब अगर क्वाड उसी दृष्टिकोण से पहले रहता तो कमजोर कर रहा था, लेकिन क्वाड ने अपनी रणनीति को परिवर्तित कर लिया। आसियान चाहता है कि तालमेल, सहयोग और सक्रिय भागीदारी हमारी रहे। क्वाड भी कहता है कि ठीक है, आसियान का तालमेल, सक्रिय भागीदारी हमारे साथ रहे। क्वाड ने अपने विजन में आसियान अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया है। 2018 के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि क्वाड जैसा चाहता है वैसा ही आसियान चाहता है। अब क्वाड चाहता है कि हम अपनी कामकाजी रणनीति में आसियान को ध्यान में रख करके काम करेंगे, तो ये चलता रहा। अब बात आई ऑकस। ऑकस में अगर आप देखें तो ऑकस दो उद्देश्यों से पैदा हुआ। एक तो परमाणु पनडुब्बी के निर्माण को लेकर के, पनडुब्बी, और दूसरा NEST, न्यू एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आसियान क्या चाहता है? आसियान ये नहीं चाहता कि परमाणु पनडुब्बी का क्षेत्र बन जाए, ये इसको वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन NEST को एक्सेप्ट करता है। तो अगर ऑकस न्यू एमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ता है तो आसियान की ताकत बढ़ेगी। ठीक, भारतीय पहल भी यह है। भारत भी क्या चाहता है? अब यहां एक बात और ध्यान रखते जाना, ये जो अप्रोच क्वाड का चेंज करवाया, वो किसने चेंज करवाया? भारत ने। तो आसियान और क्वाड के बीच, आसियान और भारत के बीच भी नजदीकियां बढ़ेंगी। क्योंकि चीन, पहले चीन कहा करता था क्वाड एक ईस्टर्न नाटो है, एशियाई नाटो। अब चीन ने ऐसा कहना बंद कर दिया। 2018 के बाद से चीन ऐसा नहीं कहता, और चीन भारत की तारीफ करता है, कहता है कि भारत की पहल पर क्वाड ने अपने मोटिव्स को चेंज किया है, कि क्वाड एक सैन्य संगठन ना बनकर के अब किस दिशा में जा रहा है? एक समृद्ध और विकास के संगठन पर बन रहा है। तो चीन के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। दूसरी बात, NEST को अगर मजबूत किया जाता है तो आसियान और ऑकस के बीच में भी सहयोग बढ़ेगा। इसका मतलब है ऑकस भी आसियान की ताकत को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो उन्होंने ऑकस को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, और आपको ध्यान हो कि वर्ष 2016 के बाद से, 2016 के बाद से बिम्स्टेक में इंडिया ने एनर्जी देना शुरू कर दिया। जब हमने ब्रिक्स समिट आयोजित किया था 2016 में, तो हमने क्वाड का आउटरीच सम्मेलन भी आयोजित किया, और सार्क के स्थान पर हम बिम्स्टेक की तरफ ज्यादा झुक गए। अब बिम्स्टेक आसियान की ताकत को बढ़ाएगा, आसियान बिम्स्टेक की ताकत को बढ़ाएगा, या दोनों एक दूसरे की ताकत को कमजोर करेंगे? यह मुद्दा आता है। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक में दो देश ऐसे हैं जो आसियान के भी देश हैं, और वो दोनों देश शक्तिशाली देश भी हैं आसियान के, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड क्या आसियान को कमजोर करना चाहेंगे? नहीं। म्यांमार और थाईलैंड क्या बिम्स्टेक को कमजोर करना चाहेंगे? नहीं। इसका मतलब है कि बिम्स्टेक, अब यहां पर बिम्स्टेक और आसियान के बीच में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? तो पॉजिटिव तो स्थिति यह है कि म्यांमार प्लस थाईलैंड, ये दोनों के दोनों में है। ठीक। दूसरी बात यहां पर पॉजिटिव ये बनकर के आती है कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आसियान के बहुत सारे देश बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी की सुदृढ़ता, स्वतंत्रता, सुनिश्चितता, समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए बिम्स्टेक और आसियान मिलकर के काम कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक भी एक, मतलब ग्लोबल साउथ में अगर हमें मजबूत स्थिति को बनाना है
तो बिम्स्टेक और आसियान मिलकर के काम कर सकते हैं, रणनीति निर्मित कर सकते हैं। तो एक यहां पर स्थिति ये आ गई। तो कनेक्टिविटी डेवलप करना है, बंगाल की खाड़ी में प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना है, चीन के डोमिनेंस को, तो ये दोनों के दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मैच करके काम कर सकते हैं। मतलब बिम्स्टेक भी आसियान की स्थिति को कमजोर नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि बिम्स्टेक और आसियान दोनों के बीच में एफटीए हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आरसी जो आपका चाइना के नेतृत्व में आरसीपी बनाया गया था, उस तरीके का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। दोनों क्षेत्रीय संगठन बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो अगर इनके बीच में कॉपरेशन बन जाता है तो दोनों का समृद्धि मजबूत होगी। अब बात आती है कि ये तो सब ठीक है कि क्वाड, बिम्स्टेक, ऑकस ये सब ताकत को कम बढ़ाएंगे, लेकिन क्या इससे आसियान को चुनौतियां भी उत्पन्न होंगी? या पहले एक और चर्चा कर लेते हैं, वैसे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सार्क से आसियान को क्या फर्क पड़ेगा? सार्क के कमजोर होने से आसियान की ताकत बढ़ेगी कैसे? देखो, भारत ने अभी तक 2016 से पहले तक सार्क को ज्यादा फोकस किया, बिम्स्टेक को कोई फोकस नहीं किया। बिम्स्टेक 1997 से बना संगठन है, लेकिन भारत का झुकाव किस तरफ रहा? सार्क पर रहा। लेकिन सार्क कुछ नहीं कर पाया। 1985 से लेकर के 2016 तक ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जिससे इन 8 देशों के बीच में सहयोग स्थापित हो सके, ना तो आर्थिक दृष्टिकोण से, ना राजनीतिक सैनिक सुरक्षा, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि सार्क कभी मजबूत संगठन था ही नहीं था। लेकिन सार्क के अस्तित्व मात्र से भारत का फोकस किस दिशा में रहा? सार्क पर। 2016 के बाद से भारत ने किस पर फोकस करना शुरू कर दिया? बिम्स्टेक पर। बिम्स्टेक और आसियान के बीच में कॉपरेशन बढ़ सकता है। तो सार्क कमजोर हुआ तभी तो भारत का झुकाव गया बिम्स्टेक की तरफ या आसियान की तरफ, गया है नहीं। तो सार्क कोई फ्रूटफुल नहीं है। मतलब बिम्स्टेक कहे कि नहीं साहब हम तो देखते भी नहीं सार्क की तरफ। सार्क की कमजोरी बिम्स्टेक को मजबूत करती है, इसलिए सार्क का आसियान में भी कोई मजबूत स्थिति नहीं है और बिम्स्टेक में तो कुछ है ही नहीं। मतलब ये तो चाहेंगे कि सार्क कभी उत्पन्न होकर के आए ही ना। क्यों ना आए? क्योंकि अगर पश्चिम की तरफ आसियान को देखना है तो भारत को देखेगा। बिम्स्टेक का अस्तित्व भारत के बिना क्या संभव है? नहीं है। तो कुल मिलाकर के सार्क को नुमाइश में जाना था, वो चला गया। अब महत्वपूर्ण है ये तीन ऑर्गेनाइजेशन अगर सार्क को केंद्र में रखते हैं तो आसियान को केंद्र में रखते हैं तो आसियान की ताकत बढ़ेगी, जो वर्ष 2018 के बाद से ऐसा हो रहा है। ठीक, तो अब आपने पूरी वस्तु स्थिति को यहां पर देख लिया कि क्या है। तो किन किन क्षेत्रों में अब ये ऑर्गेनाइजेशन हमने विशेषकर फोकस किए, ये ऑर्गेनाइजेशन किन किन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं आसियान के साथ मिलकर के? कहां कहां हम आसियान को मजबूत बना सकते हैं? तीनों ऑर्गेनाइजेशन अगर मिल जाएं, कौन कौन से? 3 क्या 4? 1 2 3 और ये 4, चारों ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएं तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमिक ऑपरेशन होगा, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं सहयोग के क्षेत्रों में। ब्लू इकोनॉमी को मजबूत किया जा सकता है क्योंकि पूरे के पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाया जा सकेगा। इसके बाद जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हम काम कर सकते हैं मानवीय मूल्यों के दृष्टिकोण से। तो कुल मिलाकर के जो नए उत्तर आधुनिक मूल्य डेवलप हो रहे हैं और जहां पर हमें आवश्यकता है उन क्षेत्रों पर हम काम कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में आसियान को कह सकते हैं कि आसियान को क्वाड, बिम्स्टेक और ऑकस एक मजबूत संगठन के तौर पर बनाने में सक्षम है, ना कि इसको चुनौती दे रहे हैं।
क्योंकि सभी दृष्टिकोणों से आसियान ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि हाँ साहब, हम इनके साथ में काम करने के लिए तैयार हैं। बशर्ते की शर्त क्या है कि ना तो क्वाड एक सैन्य संगठन होना चाहिए, और ना ऑकस सैन्य संगठन होना चाहिए, और ना बिम्स्टेक सैन्य संगठन होना चाहिए। क्योंकि सैन्य संगठन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और चीन के साथ शत्रुता इनकी बढ़ेगी, जो उचित नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि जब क्वाड इतना मजबूत संगठन हो रहा है तो क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में चुनौतियां हैं? अब क्षेत्रीय संगठन, अब भारत आसियान संबंधों में चैलेंजेस क्या हैं उनको भी हम देख लें, कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने में क्या क्या समस्याएं हैं? चीन एक चुनौती भी है? तो चीन, क्योंकि चीन आसियान देशों के साथ अपने अच्छे संबंध रखता है और आसियान में अपने प्रभाव को बनाना चाहता है। आर्थिक चुनौतियां भी हैं। आर्थिक चुनौतियों में व्यापार घाटा, कई बार आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा है तो विलंब घाटा एक बहुत बड़ी समस्या है। आसियान के राष्ट्रीय कहते हैं कि साहब भारत समय पर अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाता है। अगर हमारा 110-115 बिलियन डॉलर का अबर व्यापार है तो क्या ये अपनी पूरी कैपेसिटी को होल्ड करता है? नहीं, अभी बहुत सारी क्षमताएं हैं लेकिन उन क्षमताओं का हम ठीक ढंग से दोहन नहीं कर पाते हैं। इसके बाद सेवा क्षेत्र, श्रम हमारे यहाँ पर भी परिपक्व मात्रा में है और उनके यहाँ भी परिपक्व मात्रा है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो एक स्थिति यहाँ पर ये हो जाती है। तो इकोनॉमिकली ये काम आ जाता है। अब एक होता है कि पूरा का पूरा एशिया आज के परिप्रेक्ष्य में और विशेषकर दक्षिण एशिया संघर्षरत है। जैसे आप देख रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आजकल चल रहे हैं, या इसी को आप अस्थिरता कहिए। इस अस्थिरता के कारण से भारत और आसियान के बीच में रिलेशंस बहुत मजबूती से आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। अब अस्थिरता क्या क्या है, इनके साथ रहें तो आप बांग्लादेश को तो अभी देख सकते हैं, वो एक बड़ी समस्या है। म्यांमार जो कि आसियान का भी देश है और बिम्स्टेक का भी देश है, वहां पर भी इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। नेपाल में भी इनस्टेबिलिटी है। चाइना का दक्षिण चीन सागर में, वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश होना और अपनी सैनिक स्थितियों को मजबूत करना, यह आसियान को भी अव्यवस्थित करता है। तो ये अस्थिरता भी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद एक चुनौती ये यहां पर निकल करके आती है कि अगर मान लीजिए कि कभी क्वाड, ऑकस और चीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो क्वाड का एक विषय चीन को संतुलित करना तो है ही, ऑकस का एक विषय परमाणु पनडुब्बियों का सहयोग भी है। तो आसियान को यह चिंता डालता होगा कि अगर ये न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के स्थान पर परमाणु पनडुब्बी के पर ही फोकस कर गए तो पूरा का पूरा एरिया कैसा हो जाएगा? ये संघर्षरत हो जाएगा। और अगर पूरा का पूरा एरिया संघर्षरत होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्योंकि युद्ध का केंद्र बनेगा आसियान, और आसियान अगर युद्ध का केंद्र बनता है तो आसियान को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आसियान को ये नजर आती है कि इनके साथ अगर हम बहुत ज्यादा रहते हैं तो हमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट, अस्थिरता, और ये पॉइंट समझ गए ना आप कि क्वाड प्लस ऑकस का सैन्य दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ये अगर मजबूत होता है तो ये चीन को संतुलित करने का काम करेगा, और ऐसी स्थिति में चीन अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। चीन का दक्षिण चीन सागर में दावा लंबा रहता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम यह है। तो ऐसी स्थिति में आप सुझाव आप क्या देना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है? एक तो हमें, जैसे हमने ये अभी जो 21वां
भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें हमने 10 सूत्री योजना बनाए हैं। उस योजना में जो जो पॉइंट्स हमने निर्धारित किए हैं उन्हें हमें तेजी से आगे बढ़ाना है। भारत ने जो अप्रोच अपनाया है कि चाहे क्वाड हो चाहे ऑकस हो, ये सैन्य संगठन नहीं है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाने की रणनीति रखते हैं। भारत तभी उनका सहयोग करेगा। तो अगर इन संगठनों को विकासात्मक संगठन के तौर पर बढ़ाया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सकता है। तो एक तो सुझाव हमें यह देना चाहिए कि चाहे कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो विकासात्मक नेचर पर काम करे, विकासात्मक। दूसरा, हमें चीन की डोमिनेंस पॉलिसी को संतुलित करने की आवश्यकता है। चीन की साम्राज्यवादी नीतियों को कूटनीतिक दृष्टि से संतुलित करना चाहिए। एक काम हमें यह करने की आवश्यकता है। इसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत ने जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको हमें और ज्यादा व्यापक बनाना चाहिए। अब और ज्यादा व्यापक कैसे बनेगी एक्ट ईस्ट पॉलिसी? जैसे आप देखो, पहले इकोनॉमिक ऑपरेशन था, फिर 4C आया, फिर सिक्योरिटी आया, अब 2024 में हमने कहा कि साहब डिजिटल एंड न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब धीरे 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 पहले इकोनॉमिक ऑपरेशन, फिर 4C, फिर सिक्योरिटी, अब न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें AI कोऑपरेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इन सब क्षेत्रों को हम आगे बढ़ाएं। इसके बाद हम स्पेस कोऑपरेशन को भी, अंतरिक्ष सहयोग को भी आगे बढ़ाएंगे। अंतरिक्ष सहयोग, हम यहां पर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे मानवीय मूल्य हैं जहां पर आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका आसियान का वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में एक एनालिसिस हुआ। क्लियर? जो हमने एक टॉपिक बनाया था कि आसियान क्षेत्रीय महाशक्ति या लुप्त होती ताकत, तो लुप्त होती ताकत नहीं है ये। मेजर चांसेस इसके क्या हैं कि ये एक उभरता ऑर्गेनाइजेशन बनेगा और क्वाड, ऑकस, बिम्स्टेक इसकी ताकत को कमजोर नहीं करेंगे बल्कि और बढ़ाएंगे। शर्त क्या है कि ये सैन्य संगठन न रहे, इनके अंदर संघर्ष की स्थिति न रहे। जो मैंने यहां पर आपको बताया कि अगर संघर्ष को अपनाते हैं तो चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में एक आसियान एक मजबूत संगठन के तौर पर आएगा। ठीक, बताएं आप, कोई सवाल? हम्म 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 हाँ है, बिल्कुल है। नॉर्थ कोरिया चैलेंज तो क्रिएट करता ही रहता है। नहीं, आसियान पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आसियान को वो काउंटर करेगा। हाँ, अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तो वो रसिया की तरफ से फेवर करेगा। तो नॉर्थ कोरिया के पास बेसिकली सैन्य क्षमता के अलावा और कोई क्षमता नहीं है, तो ये आसियान को बहुत ज्यादा प्रभावित। नॉर्थ कोरिया की ताकत आप ऐसे मान के चलिए कि वो साउथ कोरिया को ही काउंटर कर सकता है, इसके अलावा और उसके पास बहुत ज्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि वो एक डेटरेंस पावर रखता है, परमाणु शक्ति देश है, तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मरता क्या ना करता। तो अगर उसके अंदर वो आ जाए कि नहीं, मेरा अस्तित्व अब संकट में आ गया है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उस स्थिति में परमाणु शक्ति का प्रयोग, अब अगर परमाणु शक्ति का प्रयोग करता है तो वो तो सभी के लिए नुकसानदायक है।
हम्म। हाँ, तो समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि फिर हमारे लिए कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होगी, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए, रसिया के ईस्टर्न पार्ट के लिए हमारी कनेक्टिविटी बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए ये देश हमारे लिए ज़रूरी है। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलेशिया, वियतनाम और ये सब देशों के साथ हम सहयोग बना करके रखना चाहेंगे। तो हमारे सहयोग है, तो हम अपना प्रभाव वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे अभी आप देखिए कि हम एक पोर्ट भी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे जो स्टेट्स हैं ना, इंडोनेशिया, मलेशिया के स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर भारत एक पोर्ट डेवलप कर रहा है अभी। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अभी तो चांस नहीं है कि ये हमारे विरोध में आएंगे, इस तरीके के तो नहीं दिखाई दे रहे। देखो, ये जो समस्याएं हैं ना, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है या मालदीव है, ये समस्या नहीं है, ये काउंटरिंग पावर्स को बढ़ाना चाहते हैं। बांग्लादेश अभी एक अलग स्थिति में क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन अब क्या होगा कि ये काउंटरिंग पावर को बढ़ाना चाहेंगे। जब कभी कोई भी छोटा देश दो बड़े देशों के आसपास होता है, या उन बड़े देशों के लिए उसकी सामरिक महत्ता ज्यादा होती है, तो उनको काउंटर करता है, और काउंटर करके वो इकोनॉमिक बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। जैसे आप देखो, मालदीव कहेगा कि साहब आप हमको ये नहीं दे रहे हैं तो हम चीन की तरफ चले जाएंगे। चीन अगर कुछ कम करेगा तो फिर भारत की तरफ चले जाएंगे। इनस्टेबिलिटी एक समस्या क्रिएट करती है, जैसे अभी म्यांमार और बांग्लादेश में चल रहा है, तो ये एक डिस्टरबेंस है। जब तक ये शांत नहीं हो जाता है तब तक तो आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप कोई भी नीति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट ना तो वहां पर सरकार है कोई, ना वहां पर कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के वायलेंस और ये है, तो क्या पॉलिसी आप बनाएंगे वहां पर? और ना केवल हम, बल्कि कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता है। क्या चाइना अभी इस स्थिति में चाहेगा कि वहां पर वो निवेश करे, जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता है? म्यांमार में भी आप देख लीजिए, हाँ, म्यांमार में वो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में वो भारत के विरुद्ध सरकार को सुदृढ़ करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो भी चाहेगा कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए चाइना कभी भी अनुदान पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता, ऋण पर विश्वास रखता है, निवेश पर विश्वास रखता है। स्टेबिलिटी तो किसी भी देश के लिए चाहिए, आप यूरोप हो, अमेरिका हो, अगर आपके पास अस्थिरता है तो क्या वो निवेश करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये तो अपने आप को अभी विनष्ट करने की स्थिति में है, ये खुद को मारने की स्थिति में, क्योंकि कोई देश यहां पर आकर के काम नहीं करना चाहेगा। ठीक। हाँ, एक बात जरूर है, पाकिस्तान जैसे देश अब नजदीकियां बढ़ाएंगे इनके साथ में, क्योंकि पाकिस्तान कोई निवेश तो कर नहीं सकता, वो बहुत करेगा कि 2-4 किलो आलू दे देगा, प्याज दे देगा, और क्या कर सकता है? ठीक। और कुछ? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।